नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सेक्स की शिक्षा को लेकर एक अजीब मामला केरल हाई कोर्ट में आया। यह मामला सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी होने को लेकर आया था। एक मां ने अपने बच्चों के साथ एक ऐसा वीडियो डाला है जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वीडियो में मां के साथ उनके 2 बच्चे दिख रहे हैं। मां नग्न लेटी हुई है और उसके बच्चे उसके नग्न शरीर पर पेंटिंग बना रहे हैं। आपको बता दें कि फातिमा के इस वीडियो ने काफी हंगामा मचा रखा है। उन पर अब तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। केरल की रेहाना फातिमा के इस दावे को अदालत ने नामंजूर करते हुए उसे अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है कि सेक्स की शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस वीडियो को प्रकाशित किया था, जिसमें उनके बच्चे उनके नग्न शरीर पर पेंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। फातिमा ने अपने दलील में कहा है कि उसका उद्देश्य बच्चों को शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बारे में बताना था, ताकि वो शरीर को एक अलग नजरिए से देखें, मात्र सेक्स के रूप में ना देखें। उसने बॉडी पॉलिटिक्स एंड एड नामक अभियान चलाया था ताकि शरीर और सेक्स पर ज्यादा बहस हो सके। उसने ये भी कहा कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला नैतिकवादी सामाजिक चीख पुकार का ही नतीजा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि वह अपने बच्चों को यौन शिक्षा दे रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह समाज में अन्य बच्चों को यौन शिक्षा देना चाहती थी। न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में कहा कि वो अपने 14 साल के बेटे और 8 साल की बेटी को जिस तरह से चाहे अपने घर के अंदर सेक्स की शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी वीडियो जारी करना जिसमें उनके बच्चे उनके शरीर पे पेंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रथम दृष्टया बच्चों को अश्लील तरीके से पेश करने का अपराध बनता है। एक खबर तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी सामने आई है, जहां एक अभिनेत्री विजय लक्ष्मी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। विजय लक्ष्मी ने एक वीडियो जारी कर अभिनेता से नेता बने श्रीमान को खुदकुशी करने का दोषी ठहराया है। विजय लक्ष्मी ने तमिल राजनेता हरिनदर पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। विजय लक्ष्मी अभी अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। बीपी की गोली का ओवरडोज लेने की वजह से उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने फिल्मकार महेश भट्ट से 2 घंटे की पूछताछ की। 2 घंटे बाद जब महेश भट्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, तब उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जांच के लिए जिसकी भी जरूरत होगी उसे बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 37 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब बिजनेस रंजिश के पहलुओं की भी जांच करना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था और उस पर इतना दबाव डाल दिया गया था कि वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए। पुलिस सारे मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही फाइनल रिपोर्ट पेश कर देगी। क्या लोकतंत्र सचमुच खतरे में है या प्रजातंत्र की अनदेखी की जा रही है? क्या राजतंत्र चल रहा है? क्या न्यायपालिका और विधायकों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार का डिजिटल घेराव कर रही है। उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम रखा है स्पीक अप इंडिया, और इसके तहत कांग्रेस के सभी नेता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए दिख रहे हैं। जनता को जगाने की बात की जा रही है।
लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हल निकल पाएगा? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हें देखते हैं। मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में। ये प्रोग्राम में चलाया गया है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है, उसको समझना पड़ेगा एक तरफ आम जनता को भी और दूसरी तरफ जो हुकूमत में उनको समझना पड़ेगा। आजादी मिली हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई थी। जेलें बंद रहे थे, पंडित नेहरू 10-10 साल बंद रहे थे। सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद साहब, अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उस कीमती आजादी की रक्षा की गई। आजादी के बाद में भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ था। यहाँ पर 70 साल तक सरकारें बदली। इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, परंतु लोकतंत्र मजबूत किया सबने। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। Seen in the last year is several attempts by the BJP to destabilize state governments. They did it in one state after another, and now they've decided to destabilize and topple the Rajasthan government. It's unfortunate that some Congress leaders and members have secretly joined the BJP in this diabolical effort. An elected government is entitled to continue in office for 5 years and deliver on its promises. The people will decide at the end of 5 years about the performance of the government. To destabilize it in the middle of the term by bribing and ruining members of the ruling coalition or ruling government is completely disgraceful and unethical. आइए देखते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतागण क्या कह रहे हैं। हमने अभी कुछ महीनों में ही देखा गया कि पहले कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में गिराया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और भाजपा की सरकार बनी। और अब 1-2 हफ्ते से प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए। इस तरह का जो वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, ये हमारे भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। राजस्थान सियासी संकट पर विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। अब जब जरूरत पड़ेगी तब वो वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बात वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कही है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी जरूरत नहीं है। इधर विश्वास मत को लेकर न्यायपालिका और विधायकों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विश्वास मत बुलाया जाए और राज्यपाल इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन छेड़ चुकी है और देश में राजभवन का भी घेराव करने की बात की जा रही है। ये अजीब विडंबना है कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री फ्लोर पर अपना विश्वास मत साबित करना चाहता है, जिसके लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन राज्यपाल विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार मांग रही है विधानसभा में जाने के लिए परमिशन राज्यपाल महोदय से, सत्ताधारी पार्टी हमेशा रिलेक्टेंट रहती है, विपक्ष मांग करता है, या हम मांग कर रहे हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। एक तो
आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के, विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को जरूर कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को, निर्णय देने से पहले की प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। और इसके अंदर संवैधानिक, इसके अंदर पूरे प्रावधान हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा पीछे करी गई है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहां पर राजस्थान में हुई। It's time for each of us to speak up for democracy. What we are seeing in a series of state governments is undemocratic methods of offering inducements to MLAs to topple elected governments. And indeed, we are also seeing a threat to the future of our democracy if the parliamentary system can be so easily subverted by those with the resources and no principles, which is what we're seeing in the country these days. राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से ये कहा है कि अगर SC/ST अधिनियम के तहत किसी मामले में पीड़ित को प्रतिवादी या पक्षकार नहीं बनाया गया है तो ऐसी अपील दर्ज करने के लिए उस पर विचार न करें। उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने अधीनस्थ जजों से पोक्सो मामले में जमानत की अर्जी पे सुनवाई में पीड़ित की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है, विशेषकर अगर उसके साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार हुआ हो और उसकी आयु 12 साल या 16 साल से कम हो। अदालत ने रजिस्ट्री के माध्यम से सभी जजों को ये दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।